हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू नॉलेज क्लासेस और मैं हूं आपका अपना कॉमर्स कोच हिमांशु नैयर। तो बच्चों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो नया कंसेप्ट, जो नया चैप्टर करने वाले हैं, उसका नाम है सप्लाई। जी हां, आपने एकदम ठीक सुना, सप्लाई। शुरू करते हैं हम सप्लाई के चैप्टर को। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, सप्लाई वर्ड को अगर मैं इकोनॉमिक्स में सिंपली एक लाइन में समझाना चाहूंगा तो उसे क्या बोलेंगे। सप्लाई है प्रोड्यूसर की सोच। जी हां, आपने ठीक सुना, सप्लाई प्रोड्यूसर की सोच होती है। और यह प्रोड्यूसर की सोच हमें क्या बताती है? यह प्रोड्यूसर की सोच हमें 5 चीजें बताती हैं। 5 थिंग्स, 5 मेजर एलिमेंट्स जो एक प्रोड्यूसर सोचता है अपने आउटपुट के बारे में या अपने आउटपुट से रिलेटेड, वो हमें बताती है। पहली चीज जो प्रोड्यूसर सोचता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो है विलिंगनेस। विलिंगनेस कि वो विलिंगनेस टू सेल, कि वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। विलिंगनेस टू सेल पहली आइटम। और दूसरी आइटम है एबिलिटी टू सेल, कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। एबिलिटी डिफरेंट है विलिंगनेस से। विलिंगनेस में पता लगता है कि वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, जबकि एबिलिटी बताती है उसकी सेलिंग पावर, कि उसके पास उतना प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसने बना के रखा हुआ है, स्टोर करा हुआ है एज अ स्टॉक, जिसको वो बेचना चाहता है। एबिलिटी दूसरी चीज हो गई। अगर उसने सिर्फ बेचने का सोचा और उसका प्रोडक्ट बना नहीं हुआ तो एबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने दोनों चीजें कंसीडर करनी है, विलिंगनेस और एबिलिटी। तीसरी चीज क्वांटिटी, वो कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए सोच रहा है। 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 5000 यूनिट, वो अपने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए सोच रहा है। ये तीसरी आइटम हो गई। और चौथी आइटम है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चौथी आइटम या चौथी चीज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जिस प्रोडक्ट को वो बेच रहा है वो किस प्राइस पे बेचना चाहता है। प्राइस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पांचवा और सबसे लास्ट फैक्टर है टाइम पीरियड, कि ये जो बेचने का प्रोसेस वो सोच रहा है, वो 1 महीने में बेचना चाहता है, वो आउटपुट 2 महीने में बेचना चाहता है, या पूरे 1 ईयर में उसको बेचना चाहता है। तो ये 5 चीजें और 5 आइटम्स मिल जाएं तो सप्लाई बनती है। बिल्कुल ठीक। जब ये पांचों एलिमेंट्स मिलेंगे तभी सप्लाई बनेगी। 5 में से एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो वो स्टेटमेंट सप्लाई नहीं कहलाएगी। एक एग्जांपल से हम इसको और क्लियर करते हैं। एक है मिस्टर राम और ये है सेलर ऑफ पेन। ये पेन्स में डील करते हैं, पेन बेचने का काम है इनका। और हम इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सप्लाई है। स्टेटमेंट नंबर 1, और ये लास्ट स्टेटमेंट।
इन द मंथ ऑफ जून 2022। देखिए बच्चों, 5 स्टेटमेंट मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं, 5 स्टेटमेंट्स। तो इनको जरा देखते हैं, 5 स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। हमारे एग्जांपल में मिस्टर राम एक पेन के डीलर हैं, वो सेलर ऑफ पेन है, पेन बेचने का काम करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है राम वॉन्ट्स टू सेल पेन, राम पेन बेचना चाहते हैं। राम वॉन्ट्स टू सेल, द वर्ड इज वॉन्ट्स टू सेल, वो पेन बेचना चाहते हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट सिर्फ कवर करती है पहली आइटम, विलिंगनेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ विलिंगनेस कवर हुई है। राम पेन बेचना चाहते हैं। अब क्या पता उनके बेचारों के गोडाउन में पेन पड़े ही नहीं हुए, लेकिन वो पेन बेचने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ सोच रहे हैं, विलिंगनेस। सेकंड स्टेटमेंट कहती है राम सेल्स पेन, द वर्ड इज सेल्स, राम पेन बेचते हैं। तो भाई जब वो पेन बेचते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बेचना चाहते भी हैं और उनके पास पेन पड़े भी हुए हैं, उनके पास एबिलिटी टू सेल भी है विलिंगनेस के साथ साथ। तो ये स्टेटमेंट कवर करती है हमारा फर्स्ट एलिमेंट विलिंगनेस टू सेल प्लस सेकेंड एलिमेंट एबिलिटी टू सेल। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर थर्ड पे, और स्टेटमेंट नंबर थर्ड कहती है राम सेल्स 2000 यूनिट्स ऑफ पेन। जी हां, यहां पे राम बेचते हैं तो वो विलिंगनेस हो गई, विलिंगनेस हो गई और एबिलिटी भी हो गई, और साथ के साथ आपको बता दिया कि 2000 यूनिट बेच रहे हैं, वो क्वांटिटी भी बताई जा रही है। तो ये स्टेटमेंट्स 3 बातें कवर करती है, विलिंगनेस टू सेल, एबिलिटी टू सेल और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, पेन की क्वांटिटी। तो ये 3 स्टेटमेंट्स में से अभी तक कोई भी सप्लाई नहीं। अब आते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 4 पे। क्या कह रही है स्टेटमेंट नंबर 4, राम सेल्स, फिर आ गया वर्ड सेल्स, विलिंगनेस और एबिलिटी, 2000 यूनिट ऑफ पेन एट द रेट ₹10 पर पेन। यहां पर विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी भी है, और प्राइस ऑफ द पेन भी है। 4 चीजें कवर कर रही है, 4 आइटम्स कवर कर रही है स्टेटमेंट नंबर 4, विलिंगनेस टू सेल, एबिलिटी टू सेल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और हमारा क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। चारों आइटम्स कवर कर रही है। पहली होगी विलिंगनेस, दूसरी हो गई एबिलिटी, तीसरी हो गई क्वांटिटी और चौथी होगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है बेटा, चारों स्टेटमेंट कवर, चारों एलिमेंट्स कवर कर रही है ये स्टेटमेंट। ये भी हमारी सप्लाई नहीं है। सप्लाई है हमारी 5वीं स्टेटमेंट, राम सेल्स 2000 यूनिट्स ऑफ पेन एट द रेट ₹10 पर पेन इन द मंथ ऑफ जून 2020। तो यहां पे देखें, आपका राम सेल्स का मतलब क्या हो गया, विलिंगनेस और एबिलिटी। 2000 यूनिट विलिंगनेस और एबिलिटी हो गया राम सेल, और 2000 यूनिट हो गया क्वांटिटी, एट द रेट ₹10 पर पेन हो गया प्राइस, और 5वीं चीज जून के महीने में 2022 में सोच रहा है, तो ये 5वीं चीज होगी हमारी टाइम पीरियड। पांचों चीजें अवेलेबल है स्टेटमेंट के अंदर। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये पांचों एलिमेंट्स हमारी स्टेटमेंट नंबर 5 के अंदर आते हैं। तो ये बनेगी हमारी सप्लाई की स्टेटमेंट। सप्लाई तभी पूरी होती है जब ये पांचों एलिमेंट्स हमें पता लगे प्रोड्यूसर के बारे में। तो इन पांचों एलिमेंट्स को माइंड में सोच के अब हम सप्लाई की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए जरा, सप्लाई, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a firm is willing and able to offer for sale during a given price, at a given price during a given period of time. पांचों चीजें, it refers to quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. सप्लाई वो क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड की, जो कि सेलर बेचना चाहता है, बेच सकता है गिवन प्राइस पे, गिवन टाइम पे, और क्वांटिटी भी बताएगा कि कितनी बेच रहा है। पांचों चीजें, बेचना चाहता है, बेच सकता है, कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस पे और किस टाइम फ्रेम पे।
पांचों आइटम्स बताएगा सेलर, तो वो बन जाएगी हमारी सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। और सप्लाई अगर हम देखें तो उस सप्लाई सिर्फ उसकी सोच है कि वो सोच रहा है कि भाई मैं गिवन प्राइस पे मार्केट में कितनी क्वांटिटी बेच सकता हूं या बेच पा रहा हूं, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? और सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहती है और टीचर्स भी क्लियर नहीं करते हैं, वो ये है कि सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस। सप्लाई और स्टॉक दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। जी हां, आपने ठीक सुना, सप्लाई और स्टॉक दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और हम सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस देखते हैं। इसको रब कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ये जो मिस्टर राम है हमारे, जिनका काम किस चीज का, पेन बेचने का, सेलर ऑफ पेन, इनके पास 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को एकदम रेडी है 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन। 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन इनके पास एकदम रेडी है इनके गोडाउन में। ये होता है इनका स्टॉक। एक प्रोड्यूसर के पास एक स्पेसिफिक डेट पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अपने गुड की जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होती है, तैयार होती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक की डेफिनेशन को रीड करते हैं। इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म, या सैलरी बोल सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेलर के पास जितनी क्वांटिटी अपने गुड्स की अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारे एग्जांपल पे मिस्टर राम के पास, जो कि सेलर है पेन के, 1 अप्रैल 2022 को 10,000 यूनिट पेन के अवेलेबल, इसको बोलेंगे स्टॉक। अब इस अवेलेबल स्टॉक में से वो कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं गिवन प्राइस में और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मिस्टर राम सोचें, अब मिस्टर राम सोच रहे हैं कि भाई अप्रैल के महीने में अगर अप्रैल का महीना क्या हो गया, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अप्रैल का महीना हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अप्रैल के महीने में मिस्टर राम सोच रहे हैं कि भाई मेरे गोडाउन में 1 अप्रैल को तो 10,000 यूनिट पड़ेंगे, 1 अप्रैल को तो मेरे पास 10,000 यूनिट पड़ेंगे। और अगर अप्रैल के महीने में अगर पेन का प्राइस हो जाता है मार्केट में 15 रुपए पर पेन, अगर 15 रुपए पर पेन मार्केट में होता है, तो वो अपने इस स्टॉक में से सिर्फ बेचेंगे 2,000 पेन। और अगर रेट बढ़कर 25 रुपए पेन पे पहुंच गया मार्केट में, तो वो बेच देंगे 7,000 पेन। और अगर रेट अप्रैल के महीने में बढ़कर 30 रुपए पर पेन हो जाता है, तो वो अपना सारा का सारा स्टॉक 10,000 पेन का बेच देंगे। तो जो अप्रैल के महीने पे गिवन पॉसिबल प्राइसेस में बेचने का सोच रहे हैं और वो बेच सकते हैं मिस्टर राम, ये हो गई हमारी सप्लाई। और जितना प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है, जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड इनके पास अवेलेबल है इनके गोडाउन में एक स्पेसिफिक डेट में, ये हो गया स्टॉक। तो अगर हम सिंपली समझें, स्टॉक होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूसर के पास पड़ा हुआ है, और सप्लाई होता है कि उस गिवन स्टॉक में से पॉसिबल प्राइसेस पे टाइम पीरियड में और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेचना चाहता है और वो बेचने का कैपेबल है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है स्टॉक का और सप्लाई का।
तो अब हमको स्टॉक भी क्लियर हो गया और सप्लाई भी क्लियर हो गया। तो अब स्टॉक और सप्लाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या पॉइंट्स को हम समझते हैं। पहले ये स्क्रीन को मिटा लूं जरा। यहां देखिएगा नोट, सप्लाई is that part of stock which a producer is willing and able to bring in market for sale। ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं कि जो सप्लाई होता है वो स्टॉक का वो पार्ट होता है जो मार्केट में प्रोड्यूसर बेचना चाहता है विद रेफरेंस टू अदर चीज, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, टाइम पीरियड और क्वांटिटी। अच्छा, अब दूसरा फैक्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोड्यूसर के पास जितना माल अवेलेबल है, दैट इज स्टॉक, वो कभी भी उससे कम नहीं हो सकता जितना वो बेचना चाह रहा है। अगर एक प्रोड्यूसर के पास 10,000 यूनिट्स अवेलेबल है अपने प्रोडक्ट के, तो वो 15,000 यूनिट बेचने की नहीं सोच सकता। क्लियर है? सेकंड पॉइंट भी। हाँ, हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो एक चीज लिख सकते हैं यहां पे, स्टॉक, और ये साइन डाल देते हैं, सॉरी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सप्लाई। अगर एक प्रोड्यूसर के पास 10,000 यूनिट हैं किसी भी प्रोडक्ट के अवेलेबल, तो उससे ज्यादा कभी भी सप्लाई नहीं हो सकती। सप्लाई या तो स्टॉक से कम होगी या तो उसके बराबर होगी। अब यहां पे ये गिवन प्रोड्यूसर मार्केट में या तो 10,000 यूनिट सप्लाई कर सकता है या उससे कम सप्लाई कर सकता है। जितना स्टॉक उसके पास अवेलेबल है उससे ज्यादा कभी भी वो नहीं बेच सकता। तो ये दो पॉइंट्स अपने कवर हो गए। थर्ड पॉइंट को बड़े ही गौर से सुनना, थर्ड पॉइंट को बड़े ही गौर से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग, और मैक्सिमम टीचर्स इस पॉइंट को स्किप कर जाते हैं। सप्लाई रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो सप्लाई है वो पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट है और जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम का कंसेप्ट है। ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ जी? पॉइंट ऑफ टाइम हुआ एक स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक डेट, जैसे कि 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 एक स्पेसिफिक डेट। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में जो मिस्टर राम थे, एक बार उस एग्जाम्पल को दोबारा लिख लेता हूं थोड़ा सा। मिस्टर राम थे, उनके पास 1 अप्रैल 2005 को हमने एग्जाम्पल में 2022 लिया था, ये 2022 ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को उनके पास 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन पड़े हुए थे। ठीक है जी, तैयार पड़े हुए। तो ये एक स्पेसिफिक डेट की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक डेट की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक डेट की। डेट को हमने पॉइंट मान लिया, ठीक है, और उसी पॉइंट पे हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा अकाउंटेंसी में भी दो टर्म्स होती हैं। ओपनिंग स्टॉक जो कि एक स्पेसिफिक डेट 1 अप्रैल को काउंट होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो कि ईयर की लास्ट डेट 31 मार्च को काउंट होता है। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक डेट से रिलेटेड कंसेप्ट है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही लॉजिक यहां लग रहा है। अच्छा, अब हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एक एंडिंग पॉइंट है, और उस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच के पीरियड को हम देखा जाए तो पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। बीच के जो ड्यूरेशन होती है उसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच का पीरियड, 1 मंथ, इसको हम ड्यूरेशन बोलेंगे या पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। और जो सप्लाई पड़ जाती है वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के बीच में पड़ जाती है, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 1 ईयर। 1 अप्रैल 2022
से लेकर 31 मार्च 23 के बीच का जो 1 ईयर है, यह है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सप्लाई हमेशा आपको पर डे, पर मंथ या ड्यूरिंग अ ईयर इस हिसाब से पढ़ाई जाएगी, इस हिसाब से दी जाएगी। तो पीरियड ऑफ टाइम की बात हमारी सप्लाई होती है। ओके, आई होप यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स में सप्लाई को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। सबसे पहले जानेंगे इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है। बच्चों, जब किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में बात हो रही हो कि एक प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी ऑफ गुड विलिंग है, एबल है, गिवन प्राइस पे, गिवन टाइम पीरियड पे बेचने को, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होगी। सप्लाई की डेफिनेशन में अगर हम वर्ड लिख दें इंडिविजुअल सेलर, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो जाएगी। वही 5 चीजें सिर्फ एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू में। ऊपर जो हमने मिस्टर राम वाला एग्जांपल करा था, वो एक्चुअली इंडिविजुअल सप्लाई का एग्जांपल था। इट रेफर्स टू quantity of a commodity that an individual seller is willing and able to offer for sale during a given price, at a given price and during a given period of time. यही 5 चीजें। It refers to quantity of a commodity that an individual seller is willing and able to offer for sale at a given price ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक सिंगल प्रोड्यूसर अपने गुड्स को विलिंग है, एबल है बेचने के लिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस और टाइम पीरियड। ये 5 एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ दें तो वो इंडिविजुअल सप्लाई बन जाएगी कि एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर अपनी गुड की कुछ क्वांटिटी विलिंग है, एबल है गिवन प्राइसेस के ऊपर, गिवन टाइम पीरियड में बेचने के, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई बन जाएगी। और जब हम मार्केट सप्लाई पढ़ते हैं तो हम उस प्रोडक्ट के, उस कमोडिटी के सारे सेलर्स को मिलाकर पढ़ते हैं कि किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, वो सेलर्स सब मिलकर या उनकी टोटलिटी अगर हम लें, वो सेलर्स मिलकर कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, कितना बेच पा रहे हैं, ठीक है, कितने प्राइस पे, कितने टाइम पे, ठीक है। तो 5 आइटम्स को अगर हम मार्केट के सारे सेलर्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो मार्केट सप्लाई हो जाएगी। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द सेलर्स इन द मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल ड्यूरिंग अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वही 5 आइटम्स जब हम पढ़ते हैं सारी के सारे मार्केट के सेलर्स के बारे में कलेक्टिवली, तो वो बन जाती है मार्केट सप्लाई। और सिर्फ एक की बात करें तो बनेगी इंडिविजुअल सप्लाई। यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मार्केट में एक सेलर है मिस्टर राम और दूसरे सेलर है मिस्टर श्याम और तीसरे सेलर है मिस्टर टॉम। मिस्टर राम कहते हैं कि मार्केट में अगर प्राइस अप्रैल के महीने में अगर प्राइस होता है 10 रुपए पर पेन, 10 रुपए पर पेन, तो मिस्टर राम कहते हैं मैं 4000 यूनिट्स बेचूंगा। श्याम कहते हैं मैं 5000 यूनिट्स बेचूंगा और टॉम कहते हैं मैं 1000 यूनिट बेचूंगा। तो मार्केट सप्लाई कितनी हो जाएगी? 10,000 यूनिट्स की। ठीक है बेटा, तो मार्केट सप्लाई जब हम पढ़ते हैं तो सारे सेलर्स के कलेक्टिव क्वांटिटी जो सारे सेलर्स मिलकर बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट गिवन प्राइसेस। तो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का
कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वो रीजंस होती हैं, वो आइटम्स होती हैं जिनकी वजह से सप्लाई मार्केट में कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। कहने का मतलब चेंज हो जाती है। अगर हम सोचें कि प्रोड्यूसर हमेशा एक ही अमाउंट ऑफ गुड को सप्लाई करता रहेगा, क्या वो सेम क्वांटिटी हर बार मार्केट में सप्लाई करेगा? नहीं, वो कभी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, वो कभी सप्लाई को कम भी कर सकता है। तो जिन आइटम्स की वजह से सप्लाई बढ़ाई जाती है या कम करी जाती है उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये बहुत सारे होते हैं, पर हमारे कोर्स में बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है, कुछ लिमिटेड फैक्टर्स हैं, तो उन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या हम लिखें इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। बहुत से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ती है या कम होती है। उनमें से जो रीजंस हमारे कोर्स में हमने उनको पढ़ना है। तो पहला रीजन जो कि प्रोड्यूसर को अपने गुड की सप्लाई चेंज करने पे मजबूर करता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या सिंपल वर्ड्स में बोले प्राइस ऑफ द गुड। मतलब कि जो गुड प्रोड्यूसर बेच रहा है, जिस गुड में प्रोड्यूसर डील कर रहा है उसका खुद का प्राइस। जी हां, जिस गुड में प्रोड्यूसर डील कर रहा है उसका खुद का प्राइस। देखो बच्चों, फैक्टर चाहे जितने मर्जी हो, प्रोड्यूसर की हमेशा एक आइडियोलॉजी रहती है, प्रॉफिट को बढ़ाने की। तो अगर किसी फैक्टर की वजह से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, और अगर किसी फैक्टर की वजह से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो कम सप्लाई करेगा। सारे के सारे फैक्टर्स में प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिवाय एक फैक्टर के। वो जब आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी या प्राइस ऑफ द गुड के बारे में। होता क्या है कि जब भी किसी कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर को उस गुड में प्रॉफिट ज्यादा मिलने लगता है, तो इसलिए वो गुड की सप्लाई ज्यादा करना चाहता है। और अगर किसी भी गुड का प्राइस कम हो जाए तो प्रोड्यूसर को उस गुड में प्रॉफिट कम मिलता है, तो उस गुड की सप्लाई वो कम करना चाहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस ऑफ द गुड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। और अगर प्राइस ऑफ द गुड कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर उस गुड को कम सप्लाई करना चाहेगा। क्लियर? तो इसी को रीड करते हैं। इफ price of a commodity या good rises, then quantity supplied of that commodity also rises, as there are greater chances of making profits at higher price. It induces the seller to sell more in market. और दूसरे एंड पे if price of the commodity falls, अगर commodity का प्राइस गिर जाता है, then quantity supplied of that commodity also falls, तब सेलर उसको कम बेचना चाहेगा। As there are lesser chances of making profit at lesser price, it induces the seller to sell less in market. तो बच्चों यहां पे अगर हम एक चीज देखें तो इफेक्ट बन रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है पहले इसको समझिए। डायरेक्ट इफेक्ट होता है जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है।
या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम होती है। देखिए मेरे हाथों को देखें, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट इफेक्ट। कहने का मतलब सेम डायरेक्शन। प्राइस ऑफ द गुड अप, क्वांटिटी सप्लाई अप। प्राइस ऑफ द गुड डाउन, क्वांटिटी सप्लाई डाउन। रीजन आपको पता है कि अगर प्राइस ऑफ द गुड अप होगा तो सेलर का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो क्वांटिटी सप्लाई भी अप कर देगा। अगर प्राइस ऑफ द गुड कम होगा तो सेलर का प्रॉफिट कम होगा, वो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम कर देगा। तो जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। और यहां पे हमने नोट कर लिया कि जो प्राइस ऑफ द ओन गुड है या प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी है वो क्वांटिटी सप्लाई पे डायरेक्ट इफेक्ट बनाता है। यहां फ्लो चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ऑफ द गुड बढ़ रहा है तो चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बढ़ गए, तो इसलिए सेलर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है उस गुड की मार्केट में। इसको अगर आप इससे रिलेट करेंगे तो ये भी अप है और ये भी अप है, सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट इफेक्ट। अगर प्राइस ऑफ द गुड कम हो गया तो चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट कम हो गए, तो सेलर क्या करेगा, उस कमोडिटी की कम यूनिट्स बेचेगा। इसी को हम एक एग्जांपल से भी क्लियर कर लेते हैं। पहले ये लाइन रीड कर लें। Thus price of the commodity has direct effect on the quantity supply of the commodity। बच्चों यहां पे जरा नोट करें, मान लेते हैं कि वही मिस्टर राम थे और वो बेचते क्या थे, अब तो पता लग गया होगा, वो बेचते हैं पेन। सप्लायर ऑफ पेन, कलर चेंज कर देता हूं। मिस्टर राम सोच रहे हैं कि अप्रैल के महीने में अगर प्राइस ऑफ पेन रहेगा 10 रुपए पर पेन, तो वो क्वांटिटी सप्लाई करेंगे 1000 यूनिट्स की। मिस्टर राम सोच रहे हैं कि अगर 10 रुपए पर पेन हुआ तो मैं सिर्फ 1000 पेन बेचूंगा, बाकी मैं पेन अपने गोडाउन में संभाल के रखूंगा। और अगर प्राइस बढ़ के पहुंच गया 25 रुपए पर पेन, तो मैं अपने 5000 पेन बेचूंगा मार्केट में, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। इस एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। मिस्टर राम के पास स्टॉक है या उसके पास पड़े हुए राम के पास 10,000 पेन, और मिस्टर राम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहते हैं अगर मार्केट में 10 रुपए पर पेन का प्राइस होगा तो मैं सिर्फ 1000 पेन बेचूंगा और 9000 पेन संभाल के रखूंगा, और अगर मार्केट में 25 रुपए पेन का प्राइस होगा तो मैं 5000 पेन बेचूंगा और बाकी पेन बचा के रखूंगा। और अगर मार्केट में 30 रुपए पर पेन मिल गया तो मुझे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मैं अपना सारा माल बेच दूंगा, 10,000 यूनिट पेन के बेच दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 यूनिट्स बेच दूंगा। तो आप देखें जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मिस्टर राम अपनी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। और अगर मिस्टर राम को लगा कि मार्केट में प्राइस हो जाएगा 5 रुपए पर पेन अप्रैल के महीने में, मतलब प्राइस गिर जाएगा, तो मिस्टर राम कहते हैं मैं तो कोई पेन ही नहीं बेचने वाला, क्वांटिटी सप्लाई कम कर दी, एकदम जीरो कर दी, मैं तो कोई पेन नहीं बेचने वाला, पेन मैं अपने गोडाउन में रखूंगा, स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, कोई खराब नहीं हो रहा पेन, मेरे पास पड़ा हुआ है, अगले महीने बेच लूंगा, उससे अगले महीने बेच दूंगा। क्लियर है बेटा? ओके, तो देखें अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो वो बेचना कम कर रहे हैं, यहां पे हमारे एग्जांपल में दिखा रहे तो कंप्लीटली बंद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस बढ़ता है सेलर ज्यादा बेचता है, प्राइस कम होता है सेलर कम बेचता है। ओके, क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बताना चाहता हूं जिसका रीजन आगे जाके क्लियर होगा, कि फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई तो बहुत से, लेकिन जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात होगी तो आप वर्ड यूज करेंगे क्वांटिटी सप्लाई। जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात होगी तो
तो आप वर्ड यूज करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, और जब भी किसी और फैक्टर की बात होगी तो आप वर्ड यूज करेंगे सप्लाई। यहां देख लें, जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी यहां गुड की बात होगी तो आपने वर्ड यूज करना है क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे कि यहां देखें, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस देन क्वांटिटी सप्लाइड लिखा हुआ है। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब भी पढ़ा जाएगा या आंसर में लिखा जाएगा, आपने वर्ड यूज करना है क्वांटिटी सप्लाइड। और जब हम किसी अदर फैक्टर की बात करेंगे, एनी अदर फैक्टर, आगे बहुत से फैक्टर पढ़ने हैं, any other factor than price of commodity, तो हमने वर्ड यूज करना है सिर्फ सप्लाई। ठीक है, पहले जाने हमने करना क्या है। जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात होगी, मतलब कि फर्स्ट फैक्टर की बात होगी, तो हमने वर्ड करना है क्वांटिटी सप्लाइड को यूज। और जब किसी और अदर फैक्टर की बात होगी तो हमने वर्ड यूज करना है सप्लाई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में भी बहुत डिफरेंस होता है, जो कि आपको आगे के क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में सामने आएगा। तो इसका रीजन क्या होता है वो आपको आगे, वो आने वाली क्लासेस में पता लगेगा। बट अभी से हम एक चीज ऑब्जर्व कर लें कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ क्वांटिटी सप्लाइड लगेगा, और एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ वर्ड सप्लाई लगेगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इस फैक्टर के बाद हम अपने अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी या प्राइस ऑफ द अदर गुड। जी हां, आपने ठीक सुना, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी या गुड। बच्चों, किसी भी गुड की सप्लाई को उस गुड का अपना प्राइस तो इफेक्ट करता ही करता है। कई बार किसी दूसरे गुड का प्राइस, अदर गुड का प्राइस भी मेन गुड की कमोडिटी को इफेक्ट कर देता है। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम सेलर्स एक गुड से ज्यादा गुड्स में डील करते हैं, तो जो ये बाकी गुड्स होते हैं उनको हम अदर गुड बोलते हैं। मान लो एक सेलर दो गुड्स में डील करता है, तो एक गुड जिसकी सप्लाई को हम पढ़ रहे हैं वो उसका मेन गुड हो गया, और दूसरे गुड को हम अदर गुड बोल सकते हैं। तो अब ये जो हमारा सो कॉल्ड अदर गुड है, इसका प्राइस भी मेन गुड की सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है। एक एग्जांपल बनाते हैं समझने के लिए। मान लो एक मिस्टर सैम है, नाम चेंज कर रहा हूं, काम भी चेंज करूंगा। एक मिस्टर सैम है और वो डील करते हैं और उनका मेन गुड है, लेट अस से एलसीडी। एलसीडी स्क्रीन्स में डील करते हैं, ये इनका मेन गुड है। मेन गुड इसलिए सिर्फ क्योंकि हम इसकी सप्लाई को पढ़ रहे हैं, और साथ के साथ ये अपनी शॉप पे एक और गुड रखते हैं, मोबाइल। ये अदर गुड है जिसमें ये डील करते हैं। तो अब हमें पता है जी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जो भी प्रोड्यूसर है उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज कुछ मेन गुड में लगा रखे होंगे और कुछ अदर गुड में लगा रखे होंगे। अब एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं और मान लो एलसीडी का जो प्राइस है वो है मार्केट में 10,000 पर यूनिट, और मोबाइल का भी जो प्राइस है वो है ₹10,000 पर यूनिट।
और जो ये मिस्टर सैम है, ये एलसीडी की 50 यूनिट्स बेचना चाहते हैं, वही अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में मिस्टर सैम सोच रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए का एलसीडी बिक रहा है, तो मैं इसकी 50 यूनिट बेचूंगा, और 10,000 का ही मोबाइल बिक रहा है, तो इसकी मैं 50 यूनिट बेचूंगा। ऐसा मिस्टर सैम की सोच कहती है। अब हमारे एग्जांपल में एलसीडी हमारा मेन गुड है, क्योंकि हम इसी की सप्लाई को पढ़ रहे हैं। होता क्या है, अब जो ये मिस्टर सैम है, इनके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। इन्होंने कुछ रिसोर्सेस मोबाइल में इन्वेस्ट करने और कुछ रिसोर्सेस एलसीडी में इन्वेस्ट करने। ये कंपेयर करते हैं कि दोनों गुड्स का प्राइस है 10,000 पर यूनिट, 10,000 पर यूनिट, तो मैं 50 यूनिट अपने मेन गुड एलसीडी के बेचूंगा, और दूसरा गुड जो मोबाइल भी रखता हूं शॉप पे, उसको भी 50 यूनिट बेच। तभी मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, किसका? मोबाइल का, अदर गुड का। मोबाइल पहुंच गया 15,000 रुपए यूनिट पे, मोबाइल का प्राइस बढ़ गया। तो अब मिस्टर सैम के लिए अदर गुड, दैट इज मोबाइल, बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये मिस्टर सैम क्या करेंगे, अपने गुड की, अब देखो मेन गुड एलसीडी का जो प्राइस है ना, वो चेंज नहीं हुआ, वो आज भी 10,000 पर यूनिट है। एलसीडी का प्राइस फ्रीज है, एलसीडी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, मेन गुड का प्राइस चेंज नहीं हुआ। हमारे एग्जांपल में अदर गुड, दैट इज मोबाइल का प्राइस बढ़ गया। तो मोबाइल का प्राइस बढ़ते ही मिस्टर सैम की आइडियोलॉजी क्या होगी कि यार एलसीडी बेचना छोड़, एलसीडी बेचना छोड़, प्रॉफिट है किसमें? मोबाइल बेचने में। प्रॉफिट है किसमें? मोबाइल बेचने में। मोबाइल को ज्यादा बेचा जाए। तो अब उनके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो वो क्या करेंगे, एलसीडी को कम बेचेंगे, वहां से रिसोर्सेज निकालेंगे और मोबाइल बेचने में लगाएंगे। तो होगा क्या कि अदर गुड, मोबाइल का प्राइस बढ़ने से मेन गुड एलसीडी की सप्लाई कम हो जाएगी। अब वो सोच रहे हैं एलसीडी में बेचूंगा नहीं, जब मोबाइल महंगा बिक रहा है तो मैं तो मोबाइल बेचूंगा, एलसीडी में बेचूंगा नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए चलो 10 पीस भी रख लें अगर वो, तब भी 50 से क्या हो गई, क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई। तो होता क्या है, जब प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ता है तो प्रॉफिट ऑन अदर गुड भी बढ़ जाता है, इसीलिए मेन गुड की सप्लाई कम हो जाती है। देखें बच्चों, प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ गया, प्रॉफिट ऑन अदर गुड ज्यादा है, इस वजह से मेन गुड की सप्लाई कम हो रही है। अदर गुड का प्राइस बढ़ेगा, मेन गुड की सप्लाई कम हो। अदर गुड का प्राइस बढ़ेगा, अब अदर गुड प्रॉफिटेबल है, मेन गुड प्रॉफिटेबल नहीं रहा कंपैरेटिवली, तो मेन गुड की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपना इनवर्स रिलेशन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें जाती हैं तो इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को और आगे लेके जाते हैं। अगर कल को प्राइस ऑफ मोबाइल कम हो जाए, मोबाइल हो गया 6,000 रुपए यूनिट का, मोबाइल हो गया 6,000 रुपए यूनिट का, मोबाइल का प्राइस कम हो गया, तो अब दोबारा से मिस्टर सैम के लिए एलसीडी बेचना प्रॉफिटेबल हो गया। अब वो एलसीडी ज्यादा बेचेंगे, और हो सकता है वो बोले अरे एलसीडी का प्राइस तो सेम ही है, लेकिन मोबाइल का प्राइस जो कम हो गया उसकी वजह से उन्होंने मोबाइल से रिसोर्सेज ट्रांसफर कर देने एलसीडी पे। अब उनका मेन फोकस रहेगा एलसीडी बेचने पे, और एलसीडी की ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं, 70 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो आपने देखा कि अगर प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो जाता है तो वापस से हमारे सेलर का प्रॉफिट ऑन मेन गुड बढ़ गया, इस वजह से वो अब सप्लाई ऑफ मेन गुड बढ़ा रहा है। देखें, प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो जाएगा तो प्रॉफिट ऑन मेन गुड बढ़ेगा, तो सप्लाई ऑफ मेन गुड बढ़ा दी जाएगी। तो अब इसी चीज को हम पढ़ते हैं, इफ प्राइस ऑफ एन अदर गुड राइजेस देन सप्लाई ऑफ मेन गुड फॉल्स as it become more profitable for the seller to sell other good in comparison to main good under limited resources।
क्योंकि सेलर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो सेलर क्या करता है, अगर अदर गुड का प्राइस बढ़ गया तो वो मेन गुड की सप्लाई को फॉल कर देता है, तो वो मेन गुड की सप्लाई को फॉल कर देता है, क्योंकि अब उसके लिए प्रॉफिटेबल है अदर गुड को बेचना। और इसी तरह से सेम, अगर प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो जाता है तो वो मेन गुड की सप्लाई को बढ़ा देगा, अगर प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो जाता है तो वो मेन गुड की सप्लाई को बढ़ा देगा, क्योंकि अब ज्यादा प्रॉफिटेबल है मेन गुड को बेचना, तो रिसोर्सेज को शिफ्ट किया जाएगा मेन गुड की तरफ, और इसी वजह से मेन गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों? और इसी वजह से बनता है अपना इनवर्स इफेक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन। अदर गुड का प्राइस बढ़ेगा, मेन गुड की सप्लाई कम हो जाएगी, अदर गुड का प्राइस कम होगा, मेन गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले केस में कराया था, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कराया था, कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आपने वर्ड यूज करना है क्वांटिटी सप्लाई, और बाकी डिटर्मिनेंट्स में वर्ड यूज करना है सप्लाई। यहां पे वर्ड यूज है सप्लाई ऑफ द मेन गुड। If price of another good falls, then supply of the main good. The word is supply. If price of the other good, the price of other good has inverse effect on the supply of other good. आपने वर्ड यूज करना है सप्लाई। ठीक है, अब हमारे दो फैक्टर हो गए हैं यहां पे कंप्लीट। तो अगली क्लास में हम बाकी फैक्टर्स को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। टेक केयर।